योजना प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए भी है, उस विषय पर हम चर्चा नहीं करेंगे। मैं संक्षेप में आपको जानकारी दे दूं, ज्यादा विस्तार से तो नहीं बताऊंगा। इस एनपीएस के दायरे में 3 तरह के ग्रुप शामिल होंगे। मतलब हम जो काम कर रहे हैं उसमें 3 तरह के ग्रुप हैं। एक तो वो है जो सीधे राज्य कर्मी हैं, जिनका वेतन कोष कार्यालय से आहरित होता है। दूसरे वे हैं जो नगद मद से हैं, पंचायत समिति वगैरह। और तीसरे वे हैं जो ऑटोनोमस बॉडीज के हैं। ऑटोनोमस बॉडीज वाले तो स्वयं खुद डीडीओ हैं, खुद डीडीओ हैं, वो अपना ट्रांजेक्शन शुरू करेंगे। हमारे पास मुख्यतः पहले और दूसरे नंबर के 2 ग्रुप हैं। इस एनपीएस का जो काम चल रहा है हमारा, उसके 3 भाग हमने बनाए हैं। अक्टूबर 11 तक का जो पीरियड है, चाहे वो 4 से शुरू हो, चाहे 5 से हो, चाहे 6 से हो, चाहे 7 से हो, अक्टूबर 11 तक का जो पीरियड है, उस पीरियड की समस्त कटौतियों को हम लीगेसी डाटा बोलते हैं। वो एक मुफ्त एनएसडीएल को ट्रांसफर की जाएगी। दूसरा पीरियड अक्टूबर से लेकर के फरवरी से मार्च 12 तक का था। इस पीरियड में आप लोगों के वेतन बिल बनते थे, उसमें निजी और राजकीय अनुदान के दोनों के बिल बनते थे। दिक्कतें क्या आएंगी वो आई हैं, बाद में बताऊंगा। और तीसरा चरण 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 12 से है। इसमें सिर्फ एक ही बिल बनना है, निजी अनुदान का। राजकीय अनुदान की राशि हम आहरित करते हैं। ये परिवर्तन इसलिए करना पड़ा कि निजी और राजकीय अनुदान के बिल बनने में बड़ी दिक्कतें आ रही थी। निजी अनुदान का बिल बन जाता था, राजकीय अनुदान का बिल बनता नहीं था, कहीं बजट नहीं होता था, विशेषकर पंचायत समितियों वगैरह में। तो कर्मचारी का निजी अनुदान तो जमा हो गया, राजकीय अनुदान बजट के अभाव में या किसी अन्य कारण से जमा नहीं होता था। हम लोगों ने हमारे निदेशालय स्तर पर वित्त विभाग से प्रयास करके 1 अप्रैल से ये व्यवस्था लागू की। ये व्यवस्था पहली 2 व्यवस्थाओं से बेहतर है। अब इसमें होता क्या है कि आप लोगों का जो अनुदान है, केंद्र सरकार द्वारा पीएफआरडीए, केंद्र सरकार का संस्थान है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये भारत सरकार का संस्थान है। इसके रूल्स रेगुलेशन इस पर लागू होते हैं। भारत सरकार के पीएफआरडीए ने सीआरएफ, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, एनएसडीएल को नियुक्त किया है। एनएसडीएल बहुत बड़ी कंपनी है, जिसमें राजस्थान के नहीं, लगभग सभी राज्यों के कर्मचारी और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों का रिकॉर्ड कीपिंग का काम होता है। तो एनएसडीएल रिकॉर्ड कीपिंग का काम करता है। किसी कर्मचारी के एनपीएस के जो पैसे कटेंगे, वो पैसे ट्रेजरी के अंदर जो बिल पास होगा, बिल पास होने के बाद में जो ट्रेजरी की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के पश्चात हमारे पास कटौती पत्र आएंगे। कटौती पत्र के आधार पर हम या ट्रेजरी से हम चेक लेकर के और खुद ड्रा करके उस राशि को हम एससीएफ फाइल बना करके एनएसडीएल को ट्रांसफर करते हैं। अब इसमें एनएसडीएल रिकॉर्ड कीपिंग का काम करता है। इसमें फंड मैनेजर है बैंक ऑफ इंडिया, ट्रस्टी बैंक है बैंक ऑफ इंडिया। जो पैसा है वो बैंक ऑफ इंडिया में जमा होता है। और फंड मैनेजर इसके 3 हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एलआईसी और यूटीआई बैंक। यानी कि जो पैसा आगे जाकर के इन्वेस्ट होगा, वो इन्वेस्टमेंट का काम ये जो 3 फंड मैनेजर मैंने आपको बताए हैं, वो 3 फंड मैनेजर करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूटीआई बैंक और एलआईसी। परसेंटेज क्या है, जैसे मैं आपको बता दूं, जो चेंज हुआ है, अगर आपकी जो राशि है उस राशि का 31% तो एसबीआई के पास जाएगा, 35.5% जाएगा यूटीआई के पास और एलआईसी के पास जाएगा 33.5%। इस रेशो में ये फंड मैनेजर राशि को लेकर के उसके आधार पर आगे जो भी इन्वेस्टमेंट की कार्रवाई है वो करेंगे। इन्वेस्टमेंट के उपरांत जो भी मार्केट वैल्यू है
उसके हिसाब से आपको इस पे NAV मिलेगी, लाभांश मिलेगा। इसमें ब्याज नहीं है। जब तक पैसा राज्य सरकार के पास है तब तक उस पर ब्याज है। राज्य सरकार के पास नहीं है, NSDL को चला गया है, तो NSDL उस पर NAV होगी। NAV जो भी मार्केट रेट है, हो सकता है 20% हो सकता है 10% हो सकता है 12 हो, वो जो भी है फ्लक्चुएट होती है। जैसे कि GPF के अंदर सेवानिवृत्ति पे सारा पैसा मिल जाता है, NPS के जो अंशदाता हैं उनको सेवानिवृत्ति पर सारा पैसा नहीं मिलेगा। वो पैसा मिलेगा 60%, 40% पैसा उनका उसी तरह से रन करता रहेगा, उसी पे उनको लाभांश मिलता रहेगा। मतलब जैसे पेंशन मिलती है उसी तरह से वो लाभांश मिलता रहेगा। कर्मचारी की डेथ पर नॉमिनी को, उसके बाद खत्म। मतलब 40% गवर्नमेंट अपने पास ही रखेगी। गवर्नमेंट नहीं रखेगी, गवर्नमेंट का तो इसमें कोई लेना देना नहीं है। इसमें हमारे को क्या फायदा? 40% तो वो जैसे डिपॉजिट। देखो फायदा तो ये होगा कि 40% के ऊपर आपका जो जैसे आपका भी जमा हो रहा है, जो NAV मिल रही है, जो इन्वेस्टमेंट करेंगे ना कंपनी, उस पैसे को अपने पास तो रखेगी नहीं। ये जो 3 मैंने फंड मैनेजर बताए, मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे और रिटायरमेंट के बाद में आपसे ये पूछा जाएगा कि आप अपने फंड को किस में डालना चाहते हो, आपकी परमिशन ली जाएगी। कैश नहीं देंगे वो, अगर हम कैश 60% केस देंगे, 40% की बात हो। एक मिनट पहले पूरा बताना जैसे आपको, फिर अपना प्रश्न नोट कर लो। जो सरकार के नियम है वही मैं बता रहा हूँ, मेरे इसमें कोई नियम नहीं है। सरकार ने जो नियम निर्धारित किए हैं मैं भी उसी नियम के अधीन हूँ, आप सब भी उसी के। पहले जो बात है नोट कर लो, बाद में इसमें मेरा कोई इसमें व्यक्तिगत वो नहीं है निर्देश। और क्या, जो व्यवस्था सरकार की है, जो सरकार के नियम है, तो इस तरह से 60 और 40% का जो रेशो है आपके रिटायरमेंट के बाद का चलता रहेगा। अब जो 1 अप्रैल के बाद में जो रेगुलर कंट्रीब्यूशन आ रहा है उसको तो हम लगभग रेगुलर करते जा रहे हैं। पंचायत समितियों के जो ट्रेजरी का पैसा है वो तो थ्रू ट्रेजरी हमारे पास आता है, और पंचायत समिति वगैरह जिनका है उसके सीधे DD या चेक हमें प्राप्त करते हैं, उनका ट्रेजरी के थ्रू लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जो मुख्य समस्या है वो ये है कि आप लोगों का जो लीगेसी डाटा है अक्टूबर 11 तक का पैसा, किसी का 1 साल का हो सकता है, किसी का 5 साल का हो सकता है, उसे हमें शीघ्र ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारा प्रयास ये है कि किसी भी कर्मचारी का पैसा हम पूरा ट्रांसफर करें, एक भी गेप रख करके ना करें, किसी को अंधेरे में रखने की हमारी प्रवृत्ति नहीं है। तो उससे हमारा काफी समय से अभियान चल रहा है, विशेष करके पंचायत समिति वगैरह से क्योंकि कटौतियाँ समय पर होती नहीं है, कटौती पत्र मिलते नहीं है, उनके कुछ वीडियो कार्यालय के कर्मचारी भी कार्यालय में आकर के हमारा सहयोग कर रहे हैं। तो हमारा प्रयास ये है, सबसे बड़ा टास्क ये है हमारा कि लीगेसी डाटा हम जल्दी से जल्दी NSDL को ट्रांसफर कर सकें, ताकि वो अमाउंट राज्य सरकार से NSDL के पास में चला जाए। बाकी अक्टूबर से लेकर के फरवरी का उसमें बीच का कुछ बाकी है, तो उसके लिए भी हम प्रयास करते हैं। बाकी अप्रैल 12 से रेगुलर हम कर रहे हैं, रेगुलर कटौतियाँ आपकी आ रही हैं। तो लीगेसी डाटा के संबंध में मेरा आप सभी से अनुरोध है, क्योंकि ये जो बैठक है डायरेक्टर साहब के निर्देश है कि ये बैठक सिर्फ बीकानेर के लिए नहीं है, न तो बीकानेर जिले के लिए है, न बीकानेर डायरेक्टेड एजुकेशन के लिए है। इसका क्योंकि आप सब पूरे राजस्थान को डील करते हो, मेरे ख्याल से आप सेक्शन वाले हैं, काफ़ी हैं, तो डायरेक्टर साहब का निर्देश था कि इस तरह से अपन कार्यशाला आयोजित करें कि इसका लाभ पूरे राजस्थान के शिक्षा विभाग